हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक और चैप्टर जिसके अंदर हम मौर्यन एम्पायर का डिस्कशन कर रहे थे। और हमारे पिछले भाग में मैंने आप लोगों के साथ इस मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर्स थे, उस फाउंडर के बेटे थे बिंदुसारा, इन पर बात करी। आज की हमारी इस क्लास के अंदर मौर्यन एम्पायर का हम दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े रूलर अशोक से। अशोक से संबंध में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं, जहां जहां से इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर अशोक के सिर्फ बेसिक पर्सनालिटी के बारे में नहीं, इनके द्वारा जारी किए गए जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उन पर चर्चा करेंगे, या फिर जितने भी इनके द्वारा एडिक्ट्स को लगवाया गया, उन एडिक्ट से जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो उन सभी बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे इस पार्ट में। तो चलिए भी अशोक का हम अपना डिस्कशन यहां से शुरू करते हैं। पहली चीज, बिंदुसार का बेटा है। वैसा नहीं है कि बिंदुसार का एक ही बेटा हुआ करता था। कई सारे इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारी बातें मेंशन करी गई कि टोटल 100 बेटे हुआ करते थे। अशोक ने 99 को निपटाया और उसके बाद अपने आप को फाइनली मगध के अंदर इस मौर्यन डायनास्टी के राजा के रूप में अपने आप को लीडर के रूप में घोषित किया। अशोक थ्रोन पर आने से पहले, यानी कि राजगद्दी पर विराजने से पहले, इसके पिता के द्वारा एक जगह का गवर्नर बनाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी जगह का गवर्नर हुआ करता था। तो उसमें आपको नजर आता है अवंती। अवंती का गवर्नर पहले अशोक हुआ करता था। कई सारे मामले चले रहा करते थे, जैसे कि इसके पापा ने इसका जो सबसे बड़ा भाई हुआ करता था उसको तक्षशिला में पोस्ट किया था। तक्षशिला में इसके जो बड़ा वाला भाई सुशीम हुआ करता था, उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, एक रिबेलियन हो गया। तो फिर इस अशोक के पापा ने इससे कहा कि बेटा जा, तेरा जो बड़ा वाला भाई है वो परेशान है, और कृपया करके जाके उसकी जगह पर जो विद्रोह हो रहा है उसको एक बार तो हैंडल कर। अपने बाप के, अपने फादर के राइन के दौरान ये तक्षशिला भी जाता है और तक्षशिला में उठ रहे इस विद्रोह को भी सप्रेस करता है, उसका दमन करता है। कई सारे जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अंदर आपको चीजें नजर आती हैं, वो ये मेंशन करती हैं कि अशोक बहुत ही ज्यादा एक क्रूअल राजा हुआ करता था अपने शुरुआती वाले दिनों में। अपने 99 भाइयों को मारने के बाद ये अपने आप को राजगद्दी पर बिठाता है। वैसे इसके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है, लेकिन कई सारी जगहों पर इन बातों को मेंशन भी किया गया है। इसी में आपको एक बहुत बड़ा नाम सुनने मिलेगा जिसका नाम है दीपवमसा। मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं, दीपवमसा। ये दीपवमसा के अंदर आपको पता चलता है, या फिर दीपवमसा ये कहता है कि लगभग 273 बीसी में अशोक के द्वारा मगध एम्पायर को कैप्चर तो कर लिया गया था, लेकिन अपने सबसे काबिल मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर का क्या नाम था जिस पर अशोक बहुत ज्यादा विश्वास रखा करता था? राधागुप्त। राधागुप्त की मदद से अशोक मगध एम्पायर को 273 बीसी में अपने हाथ में तो ले लेता है, लेकिन इस मिनिस्टर की मदद से ये अपने आप को मगध का राजा घोषित करता है। राजगद्दी पर उस राज सिंहासन को लेता है कब? 269 बीसी में। ये बात आपको याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने दीपवमसा की बात करी, राधागुप्त की बात करी, अवंती का एक गवर्नर हुआ करता कि उसकी बात करी, तक्षशिला में उठ रहे एक रिबेलियन को इसने सप्रेस किया, इस पर बात करी, किसका ये बेटा था उस पर बात करी। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस करी। ठीक है। इसके बाद अशोक को लेकर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि पहला भारतीय राजा जो कि अपने जो पब्लिक ऑर्डर दिया करता था वो किसके जरिए दिया करता था? एडिक्ट्स के जरिए, शिलालेखों के जरिए ये क्या दिया करता था? अपने ऑर्डर दिया करता था। यानी कि जो रॉयल पब्लिक ऑर्डर हुआ करते थे वो किसके जरिए दिया करता था? एडिक्ट्स, शिलालेखों के जरिए दिया करता था। इसके अलावा अशोक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, इसके शासनकाल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, हमें अलग अलग
इंस्क्रिप्शंस से प्राप्त होती है। वो इंस्क्रिप्शंस जिस पर आपको अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियां नजर आती हैं। तो ऐसे आप लोगों को 5 टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस के बारे में अभी मैं बताऊंगा, जहां से आप लोगों को अशोक के शासनकाल के संबंध में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अशोक के द्वारा या फिर अशोक की जानकारी देने वाले मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आते हैं माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस, जिससे अशोक के शासनकाल और इसकी लाइफ से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिलती है। कुछ सेपरेट इंस्क्रिप्शंस भी प्राप्त होते हैं, जिससे हमें इसके शासनकाल के दौरान जो छोटे मोटे ये इनिशिएटिव लेता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपको नजर आते हैं मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस। फिर उसके बाद आपको नजर आते हैं माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो ये 5 प्रकार की कैटेगरी मैंने आप लोगों के सामने दिखाई, जिससे हमें अशोक के शासनकाल के बारे में एक अच्छा खासा ब्यौरा मिलता है। तो जिस भी सब्जेक्ट पर अशोक अपनी बातों को अपने इन इंस्क्रिप्शंस के जरिए या फिर एडिक्ट्स के जरिए लोगों के सामने लेकर जाता था, इन सब्जेक्ट्स को ये एड्रेस किस प्रकार से करता था? सन के रूप में, पुत्र के रूप में। और अपने आप को ये जो टाइटल दिया करता था वो दिया करता था देव नाम पियदासी। देव नाम पियदासी, ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि अशोक को बताइए दिए गए 4 विकल्प में से किस और नाम से जाना जाता था, तो आपको उसमें देव नाम पियदासी का मेंशन नजर आता है। फिर एक और चीज आपकी अशोक के बारे में निकल कर आती है, एक सवाल के रूप में आप लोगों से पूछी जाती है कि जो इसका नाम अशोक था, ये आपको कहां से पता चलता है? तो देखो, अशोक का अगर आप नाम ढूंढोगे तो वो सिर्फ आपको 3 जगहों से मिलता है। उन 3 जगहों में 2 मुख्य राज्य हैं, जिसमें से एक आपको नजर आ जाएगा कर्नाटका और दूसरा राज्य आपको नजर आएगा एमपी। जिन जगहों पर कि ये जो अशोक है, इसका नाम अशोक था, वो हमें पता चलता है। और जिन इंस्क्रिप्शंस की हम बात कर रहे हैं, जिन शिलालेखों की हम बात कर रहे हैं, वो जो इंस्क्रिप्शन है वो आज के आप इंडिया के अंदर अलग अलग राज्यों में देखो आपको मिलते हैं। आज के आप नेपाल में देखो, वहां से आपको पता चलते हैं। और आज के आप अफगानिस्तान में अगर देखो तो इन जगहों से हमें प्राप्त होता है। लगभग ऐसे इन तीनों कंट्रीज के अंदर 45 ऐसे प्लेसेस हैं जहां से इन इंस्क्रिप्शंस को पाया गया। ठीक है जी। अशोक के इंस्क्रिप्शन में बात हो रही है, तो अशोक के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जो ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, उनको किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया और कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया? तो आपको याद रखना है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। और जो स्क्रिप्ट यूज करी गई थी वो कौन सी करी गई? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करी गई इन इंस्क्रिप्शंस को लेकर। ठीक है। और जब हम मतलब ये वाली जो आपको स्क्रिप्ट नजर आती हैं, ये मतलब हमारे देश के अंदर स्पेशली या फिर इन तीनों जगहों पर जो भी आपको इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए उनमें पता चलती हैं। लेकिन जब हम भारत के नॉर्थ वेस्टर्न वाले भाग की तरफ देखते हैं और वहां पर जितने भी इंस्क्रिप्शंस अशोक से संबंधित प्राप्त हुए, उनको लिखा गया खरोष्ठी में। ये खरोष्ठी लैंग्वेज थी और उसके बाद जो स्क्रिप्ट इन जगह पर यूज करी गई वो थी अरामिक स्क्रिप्ट। तो ये छोटी छोटी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ अभी अशोक से बारे में या फिर अशोक से रिलेटेड डिस्कस करी है कि ये क्या है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चल रही है। 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, जिन 5 कैटेगरीज में अशोक के शासनकाल के बारे में हमें पता चलता है। इन हर कैटेगरी को एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम ओपन करेंगे, फिर इनमें जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से नंबर वाले एडिक्ट के अंदर आपको अशोक से संबंधित कौन सी जानकारी मिलती है। क्योंकि यार हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स का। आइए भाई, मेजर रॉक एडिक्ट्स, इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो देखो, मौर्यन एम्पायर के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर आपको ये जो एडिक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर हम आज के समय में देखेंगे, आपको उत्तराखंड के अंदर एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिसको जाना जाता है कालसी के नाम से। यहाँ से मतलब यहाँ से आपको एक एडिक्ट देखने के लिए मिलता है। आपको महाराष्ट्र से एक एडिक्ट देखने के लिए मिलती है जिसको सोपारा के रूप में कहा जाता है। अब मुझे पता है ये सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने गिरनार एडिक्ट के बारे में सुना होगा। ये गिरनार एडिक्ट कहाँ पर है? ये है भाई गुजरात में लोकेटेड। तो इनकी लोकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि कांधार, कांधार से आपको प्राप्त होता है। कांधार कहाँ पर हुआ करता था? आपका अफगानिस्तान में हुआ करता था। तो ऐसे मेजर रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है उसमें ये सारी बातें आपकी मेंशन है। अब ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ कुछ लोकेशंस इनकी बताई हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के संबंध में हमें नजर आती हैं। चलिए भाई आइए, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। हर मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर किसी अलग प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी, तो वहीं से आप लोगों से ये सवाल पूछ लेते हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें क्या हुआ करता था ना, जैसे कि जानवरों वगैरह को स्लॉटर किया जाता था, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी फेस्टिवल सीजन के दौरान। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 के अंदर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें मतलब ये जो मेजर रॉक एडिक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसको? एनिमल स्लॉटर को। एनिमल स्लॉटर ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। ये छोटी सी बात है इसके अंदर, और यहीं से रिलेटेड आपसे वो सवाल पूछ लेंगे कि बताइए कि कौन से रॉक एडिक्ट के अंदर इस बारे में जानकारी मिलती है कि त्योहारों के दौरान जो जानवरों का स्लॉटर है वो नहीं किया जाएगा। तो आप उसमें मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 को याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी मिलती है, जो कि शाही किचन हुआ करती थी ना, रॉयल किचन हुआ करती थी, उस किचन को लेकर भी कुछ बातें इस एडिक्ट के अंदर नजर आती हैं। जैसे कि सिर्फ दो तो आप मोरों को मार सकते हैं और एक हिरन को मार सकते हैं। किसके अंदर? इनकी रॉयल किचन के अंदर। ये बातें आपको इस मेजर रॉक एडिक्ट 1 के अंदर नजर आती हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कभी आपसे कुछ सवाल इन्होंने पूछ लिया पेपर में तो घबराएंगे तो नहीं। चलिए भाई, उसके बाद आते हैं हम मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 पर। देखते हैं कि इसमें हमें अशोक से संबंधित कौन सी जानकारी प्राप्त होगी। यहां पर आपको जो पुरुष हुआ करते थे उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर बात होती है। जो जानवरों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते थे उनके बारे में बात होती है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि इट प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड साथ में एनिमल्स। ये जानकारी आपको इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 के अंदर पता चलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको यह भी बताया जाता है कि 4 किंगडम हुआ करते थे, जो कि अशोक के इस मौर्यन काल के समकालीन देखने के लिए मिलती हैं। तो ये साउथ किंगडम्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें किस किस की बात हुई है? चोलास की बात हुई है, पांड्यास की बात हुई है, सत्य पुरास की बात हुई है और केरला पुत्रास की बात हुई है। तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से बताइए कि अशोक के कौन से मेजर रॉक एडिक्ट से हमें साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पता चलता है, जिसमें चोलास, पांड्या, सत्यपुरास और केरला पुत्र का जिक्र नजर आता है। या फिर वो पूछ लेते हैं कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से कौन वो साउथ इंडियन किंगडम नहीं है जिसका जिक्र इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 में पाया जाता है। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, जिसका भी वो ऑप्शन में नाम मिस करेंगे उसी को आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है। चलिए भी इसके बाद हम आएंगे मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3।
मेजर रॉक अडिक्ट नंबर थर्ड। इसमें देखते हैं कि हमें अशोक से संबंध में या फिर उसके शासनकाल के दौरान किन बातों के बारे में पता चलता है। कुछ नाम आपको नजर आते हैं जैसे कि युक्तास, प्रदेशिकास, इसके अलावा उनके साथ में आपको राजू का भी नजर आएंगे। तो ये जो 3 पोस्ट, ये जो मैंने नाम आपको बताए हैं, इनको विजिट करना पड़ेगा किंगडम के हर एरिया को हर 5 साल में, और वहां पर जाकर ये जो धम्म की पॉलिसी हुआ करती थी अशोक की, उसको फैलाना होगा। और इसी मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर बात होती है ब्राह्मण्स को लेकर जो जेनरोसिटी है उस पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जेनरोसिटी ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मण्स के प्रति कितना उदार हुआ करता था ये, उसको लेकर बात होती है। और मैंने आप लोगों के साथ 3 पद का जिक्र किया, कौन कौन से थे वो? युक्तास, दूसरा कौन बताया मैंने? प्रदेशिकास, और तीसरा मैंने आपको बताया राजू का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे। तो इनको कहा गया कि आपको क्या करना है ना, हर 5 सालों में किंगडम के अलग अलग एरिया को विजिट करना है, और वहां पर क्या स्प्रेड करना है? वहां पर धम्म को स्प्रेड करना है। धम्म क्या है? अशोकों की इस धम्म पॉलिसी के बारे में आपको अभी थोड़ी देर बाद आइडिया लगेगा। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3 से मिलने वाली जानकारियों पर चर्चा हुई। इसके बाद आएगा मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4। चलिए भी देखते हैं इसमें हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात के बारे में पता चलता है। तो यहां पर जो धम्म की ध्वनि है, जो साउंड ऑफ धम्म है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको धम्म घोष भी कहा जाता है, इसके बारे में पता होता है। तो ये जो धम्म घोष है, ये ज्यादा पावरफुल है। किससे? भेरी घोष से। अब आप बोलोगे कि भेरी घोष क्या है? ये है साउंड ऑफ वॉर। तो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4 है, इसके अंदर धम्म घोष, यानी कि आप धम्म के जरिए लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई, आप भेरी घोष के जरिए नहीं, यानी कि वॉर के जरिए नहीं। तो इस बारे में जो जानकारी मिलती है सब मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4 में मिलती है। ठीक है। इसके अंदर इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि जो किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी होती है, वो क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो स्टेटमेंट है, इस पर चर्चा भी आपके इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4 में की जाती है। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा इतनी सारी जानकारी है, लेकिन भाई इनसे सवाल बनता है, तो इनको छोड़ देना, इनको स्किप कर देना, इनको नजरअंदाज कर देना, तो फिर वही वाली बात है कि फिर पेपर में अगर इनसे रिलेटेड सवाल आ गया तो वो सवाल आप लोगों को इग्नोर कर देगा, और फिर आपको लगेगा कि पेपर अच्छा नहीं गया है। तो पेपर अगर अच्छा जाना है तो उन चीजों को कवर करना है जहां से चीजें पूछी जाती है। चलिए भी मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5, देखते हैं इससे रिलेटेड हमें अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसके बारे में पता चलती हैं। तो जो धम्म महामाताज हुआ करते थे, महामाताज मतलब जो धम्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात होती है कि किन लोगों को अपॉइंट करा जा रहा है, वो धम्म की पॉलिसी के बारे में लोगों के सामने जाकर उनको प्रोपोगेट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर, यानी कि जो धम्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन धम्म को प्रोपोगेट करने वाले जो धम्म महामाताज की अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपको यहाँ पर पता ही चल रहा है। इवन ये जो धम्म महामाताज हैं, ये क्या करेंगे? लोगों के वेलफेयर पर भी काम करेंगे, वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि ये धम्म को प्रोपोगेट भी करेंगे, और ये लोगों के भलाई के ऊपर भी काम करेंगे। देखो धम्म क्या है ना, अशोक की पॉलिसी है, जिसके अंदर ये लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि ऐसी चीज सही होती है, ऐसी चीज गलत होती है, ऐसा करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, वैसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस पॉलिसी को धम्म की पॉलिसी कहा जाता है। तो उसी पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो ये जो जानकारी हमें मिलती है मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 में मिलती है। अब हम आएंगे मेजर रॉक एडिक्ट नंबर
6 में। इसमें देखते हैं जी, इसमें हमें क्या बारे में मतलब किसके बारे में पता चलता है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो किंग की डिजायर है वो किस लिए है? वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड करना, यानी कि इट शोज किंग्स डिजायर टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट अबाउट व्हाट, यानी कि इसमें राजा की जो डिजायर है कि उसको इन्फॉर्म होना है किसको लेकर, सब्जेक्ट के वेल बीइंग को लेकर। सब्जेक्ट मतलब जो लोग हैं उनका भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अच्छे से रह रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 6 के अंदर आपको पता चलता है कि जो किंग है ना वो कितना ज्यादा डिजायरेबल है, वो कितना ज्यादा परेशान है कि लोगों के भले के लिए काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो आपको मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 6 के अंदर मिलता है। इसके बाद आएगा भाई आपका मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7। इसमें क्या होगा, इसमें जो हर धर्मों के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए उसकी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बात हुई है, यानी कि अडॉप्शन ऑफ टॉलरेंस, अडॉप्शन ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको टॉलरेंट होना चाहिए। आपको टॉलरेंट होने की जो पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए। हर धर्म के प्रति आप लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जिस धर्म को मैं मानता हूं वही धर्म क्या है बस बढ़िया है। तो ये आपको किससे पता चलता है, अशोक की इस अडॉप्शन ऑफ टॉलरेंस या फिर टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ अडॉप्शन फॉर ऑल रिलीजन्स, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7 में। इसके बाद आएंगे हम मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 8। इसमें देखते हैं कि भाई इसमें किसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अंदर अशोक का जो पहली धम्म यात्रा थी बोध गया और बौद्ध ट्री को लेकर, उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अशोक की जो पहली क्या पहली धम्म यात्रा थी, कहां के लिए, बौद्ध गया एंड बोधि ट्री। इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है कि अशोक अपनी पहली धम्म की यात्रा को लेकर बौद्ध गया और बौद्ध ट्री को विजिट करता है। ठीक है जी। उसके बाद आएंगे हम मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 9 पर और देखते हैं कि इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 9 के अंदर जो लोगों की यानी कि जो नागरिकों की मोरल ड्यूटीज होती हैं, मोरल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों को ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से आपको अपने काम करने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो पॉपुलर सेरेमनी हुआ करती थी, पॉपुलर सेरेमनी जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ है, बर्थ हुई है या फिर मैरिज हुई है, इसको क्या करा गया है, इसको कंडेम किया है कि इनको आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कीजिए। ये जो आप इतना पैसा लगा देते हैं किसी के जन्म उत्सव पर, किसी की शादी में, ये सब चीजें मत कीजिए। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 9 के अंदर आपको बात नजर आती है। इसके बाद आएंगे हम भाई मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 10 पर। देखते हैं भाई इसमें क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर, इसमें ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है किस पर, स्ट्रेसेस ऑन हम, और इसके अंदर मतलब जो धम्म की पॉलिसी है उस पर जोर दिया गया है। और इसमें ना क्या किया गया, कंडेम किया गया है। कंडेम मतलब आलोचना करी गई है, किसकी आलोचना करी गई है, कि कोई अगर इंडिविजुअल है वो अपनी ग्लोरी को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है मनाने का कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। कोई व्यक्ति फेम को पाने के लिए लगा हुआ है, इन इन चीजों को क्या करा गया ना, इसको कंडेम करा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने
फेम को पाने के लिए, ग्लोरी को पाने के लिए जो भी अटेम्प्ट वो करता है ना, उसकी अवहेलना करी गई है, उसकी निंदा करी गई है इस मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 10 में। ऐसे ही आपको मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 11, 12, 13 और 14 पीडीएफ में मैंने डाल रखे हैं। जैसे कि मैं एक बार चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सबके बारे में। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 11, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 और मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 14। इन चारों के अंदर भी आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 11 की बात करता हूं ना, तो इसमें अशोका एक्सप्लेन करता है कि जो उसकी पॉलिसी ऑफ धम्मा है वो किस प्रकार की है, जो ड्यूटीज हैं आपको आपके बड़ों के प्रति वो किस प्रकार की हैं। आप जानवरों को मारने से बचिए, आप अपने दोस्तों के प्रति अपना जो विचार है, अपनी जो भावना है उसको ओपन रखिए, लिबरल बनिए। तो वो आपको मिलता है 11 नंबर मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर जानकारी। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12 के अंदर ये बात करता है कि आप रिलीजियस कितने टॉलरेंट होने चाहिए। आप जितने भी नॉन बुद्धिस्ट हैं उनके लिए आप बिल्कुल कितने होने चाहिए, टॉलरेंट होने चाहिए। ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 के अंदर एक सवाल आपका पूछा गया है कि बताइए क्या जो अशोक के जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट थे उसमें जो लेंदिएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, लेंदिएस्ट इसको कहा गया है मेजर रॉक नंबर 13 को। इसमें अशोक की जो ये धम्म की पॉलिसी है उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में आपको कलिंग वॉर की जानकारी मिलती है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसी में जो धम्म की पॉलिसी है उसकी विक्ट्री की बात हुई है कि भाई आप साउथ इंडिया के अंदर, वेस्ट इंडिया के अंदर जितनी भी किंगडम है उनको आप अगर विक्ट्री उनके ऊपर अपनी स्थापित करना चाहते हैं तो आप धम्म की विक्ट्री स्थापित कीजिए। फिर उसके बाद है भाई आपका मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 14। इसमें जो इनग्रेविंग्स, जो चीजें लिखी गई, इंस्क्रिप्शंस लिखी गई अलग अलग पार्ट ऑफ टेरिटरी के अंदर, जितने भी इनके एडिक्ट थे उनको किस पर्पस के लिए लगाया गया है उस पर बात हुई है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ मेजर रॉक एडिक्ट्स पर चर्चा करी और इन मेजर रॉक एडिक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या बातें होती हैं, किन किन चीजों पर इन पर डिस्कशन होता है उनके बारे में बात करी। ये सारी चीजें पीडीएफ में मेंशन है, इनसे आपके सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्लास के अंदर इस पर जोर दिया। अब हम आएंगे अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट्स पर। अशोकाज माइनर रॉक एडिक्ट्स, इनके अंदर ऐसे नहीं है कि इसके अंदर क्या जानकारी है, लेकिन इनसे ना रिलेटेड आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला जो माइनर रॉक एडिक्ट है वो कहां पर पाया गया है। जैसे कि एक रूपनाथ माइनर रॉक एडिक्ट है, इसको लेकर पूछ लेंगे कहां पर पाया गया, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया। ऐसे ही भबरू का जिक्र होता है, ये माइनर रॉक एडिक्ट कहां पर पाया गया, ये राजस्थान के अंदर पाया गया। अरोरा का जिक्र होता है, अरोरा जो माइनर रॉक एडिक्ट है वो कहां पर पाया गया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पाया गया। ऐसे और भी इसके माइनर रॉक एडिक्ट है जिनकी लोकेशन यार आप लोगों से पूछ ली जाती है। गुर्जरा एक माइनर रॉक एडिक्ट है, उसको लेकर ये पूछ लेंगे कि वो कहां पर देखने के लिए मिलता है। तो ये वाली जो जानकारी है ना इसको भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, क्योंकि इस पर यहाँ पर डिस्कशन करना एक वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार आप अपनी उससे निगाहें घुमा लेना कि कौन सा माइनर रॉक एडिक्ट की लोकेशन कहां पर है, वो सवाल ये आप लोगों से पूछ लेते हैं। अब हम आएंगे भाई अशोक के कलिंग वॉर पर। अशोक का कलिंग का युद्ध, देखो भाई अशोक की जितनी भी पॉलिसीज थी, चाहे वो इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फिर इसकी वो फॉरेन पॉलिसी हो, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हुआ करती थी ना ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। और एम्परर बनने के बाद इसने कई सारे बड़े बड़े वॉर लड़े, और उन्हीं में से एक आपको ये जो वॉर है कलिंग वॉर, ये आपको सुनने मिलता है, जिसकी
जो आपसे साल है वो पूछ ली जाती है। 261 बीसी आप लोगों को याद रखना है अशोका के इस कलिंग वॉर के बारे में। तो अशोक इसमें सक्सेसफुली कलिंग को कॉन्कर कर लेता है, और उसके बाद अशोक कलिंग को कॉन्कर करने के बाद अपना कौन सा प्रोविंस बनाता है? पांचवा प्रोविंस बनाता है। पांचवे के अलावा और कौन कौन से इसके प्रोविंस हुआ करते थे? एक हुआ करता था प्रछाया, ये इसका पहला प्रोविंस हुआ करता था। अवंती, ये इसका दूसरा प्रोविंस यानी कि प्रांत हुआ करता था। तीसरा उत्तर पथ, और उसके बाद चौथा हुआ करता था दक्षिण पथ। ये इसके बाकी के चार प्रोविंस हुआ करते थे, लेकिन जब इसने कलिंग को कॉन्कर किया तो उसको इसने क्या बनाया? अपना पांचवा प्रांत बनाया। और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अनुसार इस वॉर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि लाखों लोगों को इसमें मारा गया, लाखों लोग इसमें मतलब अपने मतलब हाथ पैरों को गवा दिया उन्होंने, लाखों लोगों को बंदी बनाया गया। और इसके बाद ना मतलब अशोका की हालत खराब हो गई थी। ये जो एक प्रकार से नरसंहार हुआ था कलिंग वॉर के अंदर, इसके बाद अशोक ने किसको धारण किया? धर्मघोष को। धर्मघोष, धर्मघोष मतलब कि आप धम्म की पॉलिसी के जरिए विजय प्राप्त कीजिए, विक्ट्री प्राप्त कीजिए। किसको छोड़कर? अभी जो पीछे बताया था भैरी घोष को छोड़कर। तो ये इसने त्याग दिया और इसने धम्म घोष को अपना लिया इस कलिंग वॉर के बाद। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है अशोक, या फिर हम अगर अपने इस मगध एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर का जिक्र करते हैं इसके अंदर। तो अशोक के कलिंग वॉर पर जिक्र हो गया। अब हम आएंगे जो धम्म की पॉलिसी है अशोक की उस पर, क्योंकि बहुत देर से धम्म धम्म करे जा रहे हैं हम। तो अब हम जानेंगे धम्म पॉलिसी ऑफ अशोका। आइए भैया। धम्म पॉलिसी ऑफ अशोक, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो कुछ ऐसा इसमें कुछ बताने का होता नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बन जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज पूछी जाएगी कि भाई अशोक क्या बन गया था कलिंग वॉर के बाद? इसने बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो ये एक बुद्धिस्ट बन जाता है इस वॉर के बाद। अपने इसने बुद्धिस्ट लोगों को बहुत सारे डोनेशंस दिए, और इसने किसको प्रमोट किया? धम्म यात्रा को प्रमोट किया। धम्म यात्रा को प्रमोट किया कि यार ये जो मार काट है ये नहीं होना चाहिए, हमें लोगों को ज्ञान देना चाहिए। और कई सारे ट्रेडिशनल जो उस समय पर इम्पोर्टेंट मतलब लोग नजर आते थे, अनुश्रुतिज नजर आते थे, वो ये कहते हैं कि भाई अशोक ने इन सारी की सारी बातों को देखने के बाद एक बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित कराया, जिसे हम जानते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में। ठीक है। तो अशोक ने अपने आप के जो विचारधाराएं थी, अपने आइडियल्स थे अपने लिए, वो बहुत ही हाई सेट कर लिए थे। इसने कहा कि भाई मतलब इसने अपने आप को ऐसे दिखाया कि अगर कोई आपका राजा है ना, तो वो राजा किसके बराबर है? आपके फादर के बराबर है। मतलब वो आपके भले के लिए सोच रहा है। आप बिल्कुल मत धरिए, आप एकदम चिल रहिए, मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। ठीक है। अशोक ने कई सारे लोगों को अपॉइंट किया भाई। उन अपॉइंटमेंट में आपको कौन से नाम नजर आते हैं? धम्म महामाता, जिनके बारे में भी मैं पीछे बता कर आया था आपको। धम्म महामात्रास, ये कौन हुआ करते थे? कि भाई ये वो लोग होंगे जो कि धम्म को क्या करेंगे? प्रोपोगेट करेंगे। धम्म को प्रोपोगेट यानी कि फैलाने का काम करेंगे, कि देखो मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूं। सोसाइटी के अंदर अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के लोगों को धम्म महामात्रास बनाया गया, इवन महिलाओं को भी, कि आप भी ये फैलाइए कि जो धर्म की पॉलिसी है वो मैं अपना रहा हूँ, किंग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, मैं किसी को डराऊंगा नहीं, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपनी इन पॉलिसीज के जरिए कि आपके भले के लिए बात हो रहा है। ठीक है। और ये जो अशोका की ये धम्म की पॉलिसी की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं ना, ये एक तरीके से रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं थी। इसने इसको कॉन्शियसली ट्राई किया था कि अपनी स्टेट पॉलिसी के अंदर इसको लेकर आए। बुद्धा बुद्ध आई मीन इसने अशोक ने कई सारे अपने दूतों को भेजा, बुद्धिज्म को श्रीलंका भेजा,
कि वहां पर जाकर आप इसको प्रोपोगेट कीजिए, उसको फैलाइए। सेंट्रल एशिया में इसने अपने जो मिशनरीज हुआ करते थे उनको भेजने का काम किया कि भाई वहां पर जाकर आप मेरी इस पॉलिसी के बारे में बताइए। इवन अशोका ट्राइब से पूछा करता था कि भाई आप धम्म का पाथ अपनाना चाहिए, आपको नहीं अपनाना चाहिए। तो ऐसे कई सारी बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं अशोका की इस धम्म की पॉलिसी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से यहाँ पर सवाल के रूप में पूछी जाती है, क्या कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से अशोका ने कौन से ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिसको ये अधिकार था कि वो क्या कर सकता है, धम्म को सेव करने का रिवॉर्ड दे सकता है, और अगर किसी ने धम्म को वायलेट किया है तो वो पनिश भी कर सकता है। वो होता था राजू का। कौन है, एक ऑफिसर है जिसको क्या है, राइट दिया है, एक अधिकार दिया है। किसका राइट, कि आपको क्या करना है, धम्म को सेव करना है। धम्म की पॉलिसी की अगर कोई भी अवहेलना कर रहा है, किसी ने इसको वायलेट किया है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको पनिश भी कर सकते हैं। ये राइट किसको दिया गया, राजू का ऑफिसर को दिया गया। ठीक है। अशोका के एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में अभी पीछे भी मैंने बताया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन, कांधार। कांधार इंस्क्रिप्शन से, जो कि अशोका से संबंधित है, ये पता चलता है कि अशोक की जो धामा पॉलिसी थी, इसकी वजह से जितने भी मतलब फिशरमैन हुआ करते थे, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट अलग अलग पेशों में लोग रहा करते थे, उन्होंने अपने वायलेंस को छोड़ दिया था। उन्होंने जिस भी प्रकार का वायलेंस वो करा करते थे उस तरीके की चीजों को छोड़कर क्या अपना लिया था, फार्म प्रोड्यूसर्स बन गए थे वो। तो अशोक ने एक तरीके से लोगों को अच्छे अच्छे बातें बतानी शुरू करी थी। तो ये कुछ मैंने धम्म की पॉलिसी आप लोगों के साथ डिस्कस करी, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि किस प्रकार से ये एक चेंज लाने की कोशिश करता है। लास्ट में इस पार्ट को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे, यानी कि अशोकाज सक्सेसर्स, अशोक के उत्तराधिकारी। देखो भाई, अशोक के बाद जितने भी रूलर्स आए वो वीक थे। लगभग 50 इयर्स तक एक बहुत ही साधारण आपको माहौल देखने के लिए मिला। इसका बेटा था अशोक का, उसका नाम था कुणाल। ठीक है। ये अगला एम्परर बनता है, और इसको अ, एक टाइटल दिया गया, वो क्या था, धर्म विवर्धन। याद रखिएगा अगर कल कोई पूछ ले, क्या था, धर्म विवर्धना, ये टाइटल दिया गया था इसको। ठीक है। ये दिव्य वदन इंपॉर्टेंट रचना है ना, दिव्य वदन इंपॉर्टेंट रचना है, उसमें इस कुणाल को इस टाइटल को देते हुए बताया है। और इसके अलावा जैसे राज तरंगिणी का जिक्र होता है, राज तरंगिणी के अंदर भी कई सारी अशोक के सक्सेसर्स के बारे में जानकारी दी जाती हैं कि भाई जो कश्मीर का रूलर हुआ करता था वो कौन था, वो था जालूका। ये कश्मीर से संबंध है इसका नाम। ठीक है। ये कश्मीर का रूलर हुआ करता था जालूका। इसने मगध के, मतलब जब कुणाल रूल कर रहा था तो कश्मीर में ये जालूका रूल कर रहा होता है। इसके बारे में पता चलती है। कई सारे बाद में जो सक्सेसर्स आए अशोक के बाद, उसमें संप्रति हुआ करता था, दशरथ हुआ करता था, शलीशुका हुआ करता था, और जो लास्ट मॉडर्न रूलर है वो कौन रहेगा, बृहद्रथ। बृहद्रथ ये कौन है, लास्ट मौर्यन रूलर रहेगा। तो यहां तक का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, इसका जो प्रशासन हुआ करता था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, उसके अंदर भी आपको 10 बातें पता चलेंगी। इनकी मिलिट्री कैसे हुआ करती थी, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसी हुआ करती थी, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेंगे। आपको अगर मजा आया हो तो आई इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और जो लोग एप्लीकेशन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। इसमें इतना ही। थैंक यू।